हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और माता रानी की कृपा सभी पर रहे, हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं सबसे माता रानी से मनोकामना करती हूँ। और आज के व्लॉग में ना मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। उसके रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब चल रही है, उनको बहुत ज़्यादा ठंडी वगैरह लग रही थी, तो मैं उन्हीं की देखभाल में लगी हुई थी। और क्या होता है ना कि जब किसी के घर में तबीयत ख़राब होती है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कहीं पर भी वो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। उसी कारण से मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। और आज ही हम लोग कल हम लोग संडे था, तो कल हम लोग डॉक्टर के पास गए हुए थे, और तो डॉक्टर ने थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह उनको लिखे थे। और इसके बाद फिर ना वो टेस्ट में नॉर्मली कल नहीं कर पाए, क्योंकि कल संडे था, तो हम लोग को कैजुअल्टी में जाना पड़ा था। फिर आज उन्होंने हमें बुलाया था सुबह 8 बजे, तो फिर मैं उनको लेके गई। तो रात भर तो बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा एकदम ठंड के कारण, तो उनको बहुत ठंड लगी थी, बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आ रहा था। फिर जब हम सुबह उनको लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोला जो टेस्ट वगैरह हुए तो उसकी रिपोर्ट आज 12 बजे दिन में आने वाली थी। तो दिन में आई रिपोर्ट तो पता चला कि उनको ब्लड में ना इन्फेक्शन हो गया, और ऐसा वैसा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। तो उसी की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसके थोड़े दिन पहले मुझे आँख में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और अब इनके साथ ऐसा ब्लड इन्फेक्शन निकल गया, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद फिर 5 दिन की दवाई लिखा है डॉक्टर ने, और डॉक्टर की दवाई के बाद देखते हैं अब क्या होता है, रिकवर कितने दिन में होते हैं वो। और 3 दिन का बेड रेस्ट है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग घर निकल जाएं जल्दी से जल्दी। अभी यहाँ भिलाई में भी रहेंगे तो क्या होता है कि मतलब डर सा लगा रहता है कि कैसे क्या करें, किस तरीके से, मतलब कैसे, बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है। तो वैसा होगा, ससुराल निकलेंगे ना, तो वहाँ पे क्या सभी लोग रहेंगे ना, तो इनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि कम से कम सभी लोग साथ में तो हैं। और इसीलिए ना मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी, और आप लोग के जो कमेंट्स आते थे उसका भी आंसर मैं इसीलिए नहीं कर पा रही थी। तो कभी कभी ना परिस्थिति आपके अनुसार नहीं रहती हैं और आपके अनुसार नहीं चलती हैं, कब किसके साथ कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, कब किसके साथ क्या दिक्कत आ जाए, कुछ समझ नहीं आता है। तो इसीलिए ना सॉरी उसके लिए कि मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। लिख के तो मैंने रख लिया था, जितना मैंने पहले पढ़ा था या क्लासेस अटेंड करी थी, तो वो मेरे पास अभी नोट्स रखे हुए हैं, लिख रही हूँ मैं, और उन्हें प्रिपेयर कर लिया था मैंने। तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को मतलब खूब प्यार दीजिएगा, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। नोट्स मैं डालती रहूँगी, आप नोट्स की चिंता मत करिए। मेरे नोट्स पूरे के पूरे जितने भी मेरे पास हैं, वो नोट्स मैं पूरे के पूरे ही डालूँगी। तो आप लोग इस बात की तो चिंता मत करिएगा कि दीदी नोट्स नहीं डाल रही हैं, और मतलब हमारे पास नोट्स पूरे नहीं हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग को नोट्स मुझे पूरे देने हैं। मैं सारे के सारे नोट्स आप लोग के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी, और इसके लिए कोई उसकी बात नहीं है। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। बाय बाय। अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्यक्तियों एवं समूहों के बीच होने वाले विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान जो आधिकारिक तौर पर नहीं होते हैं, उन्हें अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे हो गया गपशप, अफवाहें, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ अचयनित आधार पर संचार करता है। उदाहरण होगा बिना वजह की बातें करना, या जैसे ठंड पड़ रही है, धूप निकल रही है, इस तरीके की मतलब बातें करना, तो ये बिना सिर पैर की, बिना आधार की बातें होती हैं। तो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे को, मतलब इस तरीके से ये चेन जो है चलती रहती है ना। फिर होगा सेकंड हो गया समूह, भीड़ भाड़, क्लस्टर चेन कहते हैं इसे। एक व्यक्ति केवल उन लोगों के साथ संचार करता है जिन पर वह भरोसा कर सकता है ना, तो उसे कहते हैं क्लस्टर चेन। इकहरी श्रृंखला, इकहरी श्रृंखला क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, प्रत्येक व्यक्ति एक क्रम में दूसरे से संचार करता है। सिंगल स्ट्रैंड चेन नेटवर्क इस तरीके से मतलब जैसे ए ने बी से, बी ने सी से, सी ने डी से, तो ये डी ने ई से, इस तरीके से ये चलता रहता है, तो इसे बोलते हैं इकहरी श्रृंखला। फिर हो गया संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, मोस्ट एमपी है ये जो लास्ट टाइम आया था। एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति दूसरों के साथ बिना किसी उद्देश्य के सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, जैसे नॉर्मली होता है, सब लोग मिलकर ऐसे बातें करते हैं, तो उस तरीके से होता है ये, है ना। इसके बाद आता है अपना
प्रोबेबिलिटी चेन देख लीजिए, ए ने बी से, बी ने सी से, फिर ए ने फिर ई से, फिर ए ने डी से भी बात कर ली, ए ने किसी से भी बात कर ली, तो ये सभी कोई भी उद्देश्य से सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। फिर होगा प्रभावी संचार की बाधाएं। तो प्रभावी संचार की बाधाएं क्या क्या होती हैं? बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो 4 तरीके की बाधाएं होती है। अर्थ संबंधी बाधाएं यानी सिमेंटिक, मनोवैज्ञानिक बाधाएं यानी फिजिकोलॉजिकल, संगठन बाधाएं यानी ऑर्गेनाइजेशनल, और व्यक्तिगत बाधाएं यानी पर्सनल। तो यहाँ पे होगा, पहला होगा अर्थ संबंधी बाधाएं। तो अर्थ संबंधी बाधाएं क्या होती हैं? यह शब्दों और वाक्यों के अर्थ से संबंधित है। यह इनकोडिंग व डिकोडिंग की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं और बाधाओं से संबंधित होती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि संप्रेषण इससे पहले पढ़ने में इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। और फिर यहाँ पे आएगा ए, संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति। अपर्याप्त शब्दावली के कारण गलत शब्दों का प्रयोग, आवश्यक शब्दों का लोप, वाक्य क्रम आदि। सही शब्दावली एवं वाक्य नहीं होते हैं, जिसके कारण अभिव्यक्ति में बाधाएं आती हैं। इसमें हो गया विभिन्न अर्थों सहित संकेतक, बी आ जाएगा इसमें, विभिन्न अर्थों सहित संकेतक, है ना। एक ही शब्द के कारण अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होते हैं। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों का मीनिंग तो, वर्डिंग तो सेम हो रही है, अपना उच्चारण तो सेम आ रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। जैसे हम किसी चीज़ का प्राइज़ है, प्राइज़ और प्राइज़, मतलब प्राइज़ यानी इनाम और प्राइज़ यानी रेट की, उसको कितने की है ना। त्रुटिपूर्ण संचार, त्रुटिपूर्ण रूपांतर यानी अनुवाद। तो प्रेषक के अन्य भाषा में भेजने और प्राप्तकर्ता के दूसरी भाषा में प्राप्त होने के कारण जब वाक्यों का रूपांतरण गलत ढंग से या त्रुटिपूर्ण तरीके से होता है तो उसे त्रुटिपूर्ण रूपांतर या अनुवाद कहा जाता है। अस्पष्ट संकल्पनाएं कुछ मान्यताओं के कारण जो अलग अलग व्याख्याओं के अधीन है। जब अर्थ के प्रति अवधारणा गलत होती है तो वो अस्पष्ट संकल्पनाएं कहलाती हैं, कि हम किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन होता है। तकनीकी विशिष्ट शब्दावली, मतलब जब हम किसी टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और वो हमने किसी तरीके से गलत यूज़ कर लिया, तो वो यहाँ पे टेक्निकल विशिष्ट शब्दावली कहलाती है ना। शारीरिक भाषा हाव भाव की अभिव्यक्ति, मतलब हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हमारा जेस्चर पोस्चर कैसा होना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं, जैसे हमने कुछ बात बोली, आमने सामने से हमने कुछ बात बोली, तो हम सामने वाला क्या समझ रहा है और हम बोल क्या रहे हैं, वो हमारे क्या होता है, शरीर के हाव भाव से, हमारे जेस्चर पोस्चर से समझ में आ जाता है। जैसे हम गुस्सा हो रहे हैं लेकिन हम बात एकदम मीठी कर रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, ये हमारे 2 अलग अलग रूप हो गए। सामने वाला तो ये समझेगा ज़रूर कि ये मीठी बात बोल रहा है, लेकिन इसके हाव भाव अलग तरीके से बता रहे हैं। तो ये हो गई शारीरिक भाषा, हाव भाव की अभिव्यक्ति। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं व्लॉग नहीं लेके आ पा रही थी, इसका मेन रीज़न था कि मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, उन्हें ब्लड इन्फेक्शन बताया गया है, तो डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें भर्ती वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए मैं ब्लॉग लेके नहीं आ पा रही थी। तो इसके लिए सॉरी। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग के लिए ये वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।